Namaskar. Welcome to the new episode of Dekho Apna Desh. Uh, we have had many episodes of Himalayas and the tourism activities in Himalayas. We have around 73% of Himalaya in India, and certainly it gives us an immense opportunity for tourism, especially the adventure tourism like mountaineering, kayaking, trekking, river rafting, and many other things. So, this Himalayan region is the nature's paradise. And to discuss more today, we have um, focused this episode on Uttarakhand. And to discuss more about it, we have Mr. J.P. Pandey, who is a passionate traveler and also a writer. He has traveled all around Uttarakhand, and he has got the glimpse of tourism and the something untold stories and something untold roots, and that he has written in his book Pagdandi Mein Pahar. And based on his writings and experience, he is going to share with us regarding the tourism and activities in Uttarakhand. Mr. Pandey is a passionate traveler. He is an Indian Railway personal service officer, and currently he is posted in Ministry of Education as a director. So we are very grateful and thankful to have Mr. Pandey in our episode. So now I invite Mr. Pandey to share his experience about Himalayas. Mr. Pandey. थैंक यू सुमन जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का बहुत धन्यवाद देता हूं। इस तरह से जो सीरीज उन्होंने शुरू की है और देखो अपना देश, जिसमें देश के सभी भागों के बारे में आप लोगों को बताते हैं और पर्यटकों को बताते हैं, जिससे एक उत्साह होता है और देश में घरेलू पर्यटन की जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं और जिसको जितना बढ़ावा दिया जा सके उसकी सीमाएं कम हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है ये काम। आज जैसा कि सुमन जी आप कह रहे थे कि हिमालय जो है हमारी विरासत का प्रतीक है, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास का द्योतक है, तो आज हम उस पर बात करेंगे और इस पर जो बात होगी वो मेरी पुस्तक है पगडंडी में पहाड़, जो सुमन जी बता रहे थे उसके माध्यम से बात होगी। तो मैं आपको इस क्रम में आगे ले चलता हूँ। ये पुस्तक है पगडंडी में पहाड़। बेसिकली आपको ज्ञात ही होगा कि जो यात्रा वृत्तांत है, ट्रेवलॉग है, उसकी एक पूरी भारत में एक अच्छी परंपरा रही है, विशेषकर हिंदी साहित्य में। राहुल संकृत्यायन जी का नाम सबने सुना होगा, जिन्होंने इस विधा को बहुत प्रचलित किया, लोगों तक पहुंचाया। ये एक प्रयास है उन्हीं महान साहित्यकारों के पद चिन्हों पर चलते हुए, जिसमें हम ट्रैवल के बारे में जानते हैं और उसको साहित्य की विधा से जोड़कर भी देख रहे हैं, और जिससे लोगों तक ये जानकारी भी पहुंचे और साहित्यिक रुचि भी पहुंचे। यह किताब जो है नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको प्रकाशित किया है 2022 में। अभी रिसेंटली ये किताब प्रकाशित हुई है और ऑनलाइन ऑफलाइन सभी मोड पे अवेलेबल है। यहाँ लिंक भी नीचे आप ऑनलाइन मोड पे जो लिंक्स हैं वो भी आप देख पा रहे होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। बेसिकली जो यह यात्रा वृत्तांत है ये उत्तराखंड पर है और हम जानते हैं कि पूरा उत्तराखंड लगभग हिमालय की गोद में स्थित है। तो जो हिमालय की सुरम्यता है, उसकी सुंदरता है, वो पूरा इस प्रदेश में रचा बसा है। और जब आप इस पुस्तक के माध्यम से जान पाएंगे कि किस तरह से जो पर्वतीय प्रदेश है सुंदर होता है और उसकी जो पहाड़ है, बेसिकली पहाड़ आपकी जो रूह को रोमांचित करता है, आप में जो जगा देता है, एक आध्यात्मिक चेतना का विकास हो जाता है। और सुंदरता तो उसका कहना ही क्या, सभी पर्यटक उससे वाकिफ है। और हिमालय की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो सभी पर्यटक कभी न कभी इस सुरम्य प्रदेश की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। पुस्तक में केवल प्राकृतिक स्थानों का ही जिक्र नहीं पाएंगे आप, बल्कि
जब आप कहीं जाते हैं तो ये अच्छा होता है कि आप उसके इतिहास के बारे में जानें, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानें, रहन-सहन के बारे में जानें और लोगों के बारे में विशेष रूप से परिचित हों कि वहाँ किस तरह से लोग रहते हैं। अगर आप इस तरह से पर्यटन करते हैं तो आप उस जगह को पूरी तरह से अपने में रचा-बसा महसूस करते हैं और वो यादें बहुत दिनों तक आप अपने पास रखते हैं। तो पुस्तक शायद इस तरह की चेतना का विकास करने में और इस तरह के दृष्टि की का विकास करने में सहायक होगी। जो शीर्षक है पगडंडी में पहाड़, तो इस बारे में मैं जो किताब से ही उद्धृत करता हूँ कि मेरा क्या मानना है पहाड़ और पगडंडी के बारे में। पगडंडी और पहाड़ों का गहरा संबंध है। पगडंडियां प्रेयसी सी अपने प्रीतम की तलाश करती सी प्रतीत होती हैं। पगडंडी और पहाड़ों में से कौन किसको सहेज कर रख रहा है पता ही नहीं चलता। पहाड़ियां कितनी भी विशाल क्यों न हो, इन पगडंडियों को रास्ता दे ही देती हैं और पगडंडी कहीं कितनी भी दुर्गमता क्यों न हो, इन पहाड़ियों के दाएं बाएं अगल बगल और ऊपर नीचे से निकलती हुई किसी माला की तरह उसके गले की शोभा बढ़ाती आलिंगनबद्ध रहती है। तो ये संबंध है जिसे कहते हैं अक्षुण संबंध है पहाड़ का और पगडंडियों का। और अगर आपको पहाड़ की ऊंचाई नापनी है, उसके चोटी पर पहुंचना है, तो ये पगडंडियां ही माध्यम होती हैं जो आपको वहां तक पहुंचाती हैं। तो ये पगडंडी में पहाड़ है बेसिकली, और जिसके माध्यम से आप उत्तराखंड को और उत्तराखंड के जो सुरम्य स्थल हैं उनको देख पाएंगे। पुस्तक में 18 अध्याय हैं। संयोग ही है कि 18 अध्याय है, गीता में 18 अध्याय हैं और 18 पुराण होते हैं हमारे। तो एक जो है बहुत अच्छा नंबर है और ये संयोग था कि इस तरह से नंबर पहुंचा, कोई डिजाइन नहीं था। बट बाद में देखा मैंने तो 18 चैप्टर बन रहे थे पुस्तक में। शुरू होती है पहाड़ों की रानी मसूरी से, झड़ी पानी फॉल जो उसके पास ही स्थित है, संगम फॉल, मौसी फॉल, शिखर फॉल और ओल्ड राजपुरा रोड। गिलोगी पावर हाउस और भट्टापाल का जिक्र है। ये पावर हाउस बिल्कुल मसूरी के पास है और देश के पुराने सबसे पुराने पावर हाउसों में से एक है। और 1907 में मसूरी उन स्थलों में रही है जहां सबसे पहले बिजली पहुंची थी। परी टिब्बा एक जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। बिनोग नेचर रिसोर्ट है, पूरी तरह से फ्लोरा फौना से युक्त ये स्थान मसूरी के पास स्थित है। जबरखेट नेचर पार्क मसूरी के बीचों बीच ये नेचर रिजर्व है, जहां आप अगर किसी समय यात्रा करें तो आपको यहाँ हो सकता है टाइगर्स के या लेपर्ड के दर्शन हो जाए। मसूरी में एक दिन मैंने जो बिताया था और नाग टिब्बा से बुद्ध मंदिर तक, बेसिकली एक तरफ से दूसरी तरफ से मसूरी किस तरह से आप देख सकते हैं। पैदल चलकर आप उसका लुत्फ ले सकते हैं, आप देख पाएंगे। भद्राज टेम्पल है जो बेसिकली उस इलाके का के अधिष्ठाता देवता हैं, उनका मंदिर है। मसूरी के पार खट्टा पानी लहदूर कोल्टी गांव तक एक चैप्टर है जिसमें आप जब भट्टापाल की तरफ जाते हैं मसूरी से तो उन गांवों का जिक्र है। सरकुंडा और धनौल्टी, सरकुंडा एक देवी टेम्पल है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ जब माता पार्वती सती हुई थे तो कहते हैं कि उनका सिर इस पवित्र स्थल पर गिरा था। तो वो जो मंदिर है बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही श्रद्धा का केंद्र है। धनौल्टी के बारे में हम सभी जानते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। सहस्त्रधारा देहरादून में स्थित है और मसूरी से सहस्त्रधारा तक आप सीधा इन पहाड़ों की चोटियों और सघन जंगलों से होके पहुंच सकते हैं, तो वो जिक्र है। कुमायूं दर्शन एक पूरा बृहद चैप्टर है, अध्याय है, जिसमें आप नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़ तक की यात्रा कर पाएंगे। और चार धाम यात्रा हम जानते हैं कि हजारों सालों से जो आध्यात्मिक और धार्मिक लोग हैं और हमारे श्रद्धालु हैं वो इन प्रमुख तीर्थ स्थलों तक पहुंचते रहे हैं। इतनी दुरूह यात्रा को भी जो आध्यात्मिकता है हमारी वो उसके बल पर यह यात्रा होती है। और आज भी जिसे कहते हैं कि भगवान ही इस यात्रा को कराते हैं, कहते हैं कि जब उनका बुलावा आता है तभी यह यात्रा होती है। तो आप इस तरह के वर्णन जरूर पाएंगे। हेमकुंड साहब एक पवित्र स्थल है और फूलों की घाटी का जिक्र है, दोनों साथ साथ पास पास ही हैं लगभग। और फूलों की घाटी जो है वो विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत में भी शामिल है। नाग टिब्बा जो गढ़वाल मंडल का लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वतीय चोटी है जहां ट्रैकिंग के बहुत ही अपार संभावनाएं हैं। तो ये इसका जिक्र है। और नाग टिब्बा के पास एक देवलसारी जगह है जिसको पैराडाइज ऑफ बटरफ्लाईज कहा जाता है। लगभग
35-40 तरह की जो तितलियां हैं उनकी प्रजाति यहाँ मिलती है। आप हमारे आसपास आप देखेंगे तो तितलियां गायब होती जा रही हैं और इनको बचाना पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां आपके पास रंग बिरंगी तितलियां मंडराती हुई दिखेंगी, उड़ती हुई दिखेंगी, तो आप बिल्कुल आनंद के एक अति भी चरम पर पहुंच जाते हैं। उत्तराखंड की सुरम्यता की बात की जाए तो जितना भी कहा जाए उतना कम है। हिमालय जो एक भव्य स्थल है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का उद्गम रहा है और मानव प्रकृति की श्रेष्ठतम रचना है। बेसिकली जो हमारा मान, अभिमान और दर्प है, जब हम हिमालय के सामने हम पहुंचते हैं, उस प्रकृति की श्रेष्ठतम रचना के सामने पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से नतमस्तक हो जाते हैं। यह हमारे अंदर एक बहुत ही सुकोमल मनोभावों को भी जागृत करता है। हिमालय की वादियाँ बेसिकली जब आप इन जगहों पर घूमते हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं, मैं उन पर्यटकों की बात कर रहा हूँ जो हिमालय को महसूस करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हिमालय की जो सुषमा है, शोभा है, सुंदरता है, वो उनमें रच बस जाए, उनके प्राणों में बस जाए, उनके सांसों में बस जाए। तो आप देखेंगे कि वहाँ का एक-एक पत्थर, एक-एक चट्टान आपसे बातें करेगा, पत्तियाँ शरारत करेंगी, हरियाली आप में प्राण डाल देगी, झरने गीत गाते से प्रतीत होंगे, हवाएं संगीत देंगी, पुष्प मुस्कुराते हुए प्रतीत होंगे और ऐसा लगेगा कि ये वादियाँ आपका ही इंतजार कर रही थी। इस तरह का फील, इस तरह का महसूस आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जिसे कहते हैं कि वो माइंड सेट अगर लेके जाएं, ये सुबह शाम के टूरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप जाएं और सवेरे पहुंचे और शाम को वापस आ जाएं। मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ मिस करते हैं उस भाग दौड़ में। तो जो क्योंकि जो जीवन की आपाधापी है, उससे उसमें से पल हमें छुड़ाने हैं, निश्चित रूप से सभी के साथ ऐसा ही है। और फिर आप इन स्थलों पर पहुंचे, कुछ समय गुजारे और इसको महसूस करें, तब आप देखेंगे कि ये देवभूमि कितनी सुंदर है, कितनी सुरम्य है। मैं पर्वतीय जनजीवन की बात करता हूँ। इस पुस्तक में आप ये भी देख पाएंगे कि किस तरह से लोग यहाँ रहते हैं और उनका जीवन कितना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण भी होता है, आनंददायक भी होता है और कौतूहलपूर्ण भी होता है। तो यहाँ यहाँ के लोगों से बातचीत है, वो किस तरह से महसूस करते हैं, उनकी बाहर की दुनिया के बारे में क्या राय है। वो सब जो है आज की आधुनिकता किस तरह से सुदूर उत्तराखंड के गाँव में पहुँच रही है। बहुत सारे होम स्टे जैसे कंसेप्ट वहाँ विकसित हो रहे हैं। इको टूरिज्म का कंसेप्ट है जो बहुत तेजी के साथ उत्तराखंड में विकसित हो रहा है। तो आप इस सब को महसूस कर सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता की तो जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है और अगर उसको साहित्यिक भाषा में कहा जाए तो आपको ओक के वृक्ष दिखेंगे, उसमें लिपटी सघन लताएं, झींगरों की झनझन की आवाज और किसी पक्षी की कुहुक। निश्चित रूप से आप जब भी ट्रैकिंग करते हैं तो ये सब आपको सुनाई पड़ता है, दिखाई देता है और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्यटक जब ऐसे जगहों से में रहता है, ऐसे दृश्य देखता है तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक हो जाता है, भगवान को स्मरण करता है या प्रकृति की सुंदरता में प्रकृति की उपस्थिति को स्मरण करता है। मैं आपको बताऊं कि जो ये यात्रा शुरू हुई बेसिकली वहाँ एक बोर्डिंग स्कूल है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, ओग्रो स्कूल। मैं वहाँ उस समय प्रिंसिपल के रूप में डेपुटेशन पर था। तो मैंने बच्चों को लेकर जो वहाँ के छात्र थे और छात्र छात्राओं के साथ इन स्थलों की बहुत सारी यात्राएं की हैं। बेसिकली उद्देश्य ये भी था कि किस तरह से बच्चों को प्रकृति से जोड़ा जाए और उनको इन प्रकृति की जो मानवीय गुण है, प्रकृति से मानवीय गुण मिलते हैं, वो सीखें बच्चे, वो जाने, वो अपने में समाहित करें। क्योंकि आगे की जो जर्नी है वो निश्चित रूप से इस दुनिया में बहुत ही कभी-कभी प्रतिस्पर्धा की होने वाली है, दूसरे ढंग की होने वाली है। उसमें उनका मानवीय जो गुण है वो उनमें बरकरार रहे, ये मंतव्य था और मुझे लगता है कि इसमें भी काफ़ी सफलता मिली है। तो आप इस पुस्तक के माध्यम से वहाँ के जनजीवन से भी काफ़ी रूप से परिचित हो सकेंगे। मैं पुस्तक तो बहुत 177 पेज की है, लेकिन कुछ दृश्य मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। नंदा देवी का नाम हम सबने सुना है। बेसिकली कहा जाता है कि नंदा देवी जो है
वो जो पर्वत चोटी है उसकी चढ़ाई जो है वो एवरेस्ट से या किसी भी दुनिया की दूसरी चोटियों से ज़्यादा मुश्किल है। नंदा देवी आध्यात्मिक श्रद्धा का केंद्र है उत्तराखंड के लिए, बहुत ही पूज्य हैं। तो एक पर्वतारोही रहे हैं अमेरिका के विलियम एफ एनसोल्ड, और ये बहुत बड़ा नाम है 1970s के दशक में, और कहते हैं कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है एजुकेशन में वो भी विलियम एफ एनसोल्ड ने शुरू की थी। पर्वतारोही भी थे, नंदा देवी यात्रा पर आए थे और इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी नंदा देवी अनसोल्ड रखा था। और उनको लेकर, अपनी बेटी को लेकर वो 1976 में फिर से नंदा देवी आते हैं, और दुर्भाग्यवश वहाँ नंदा देवी अनसोयल जो उनकी बेटी थी उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं इसलिए स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ कि जो लास्ट पंक्तियां नंदा देवी अनसोयल ने लिखी है वो शायद पूरी पुस्तक का सार होगा, पूरे हिमालय का सार होगा, पूरे उत्तराखंड का सार होगा। लास्ट पंक्तियां मैं उद्धृत करता हूं उनकी लिखी हुई, जो उनकी समाधि पर आज भी लिखी गई है। वहां स्थित है, नंदा देवी के जो दक्षिणी छोर है उस पे ये समाधि स्थित है। वो लिखती हैं कि मैं रात में चमकते तारों की छाव में रिज के ऊपर हवा के झोंकों के बीच खड़ी हूँ। मैं रात में चमकते तारों की छाव में रिज के ऊपर हवा के झोंकों के बीच खड़ी हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मैं उन समस्त छायाओं के साथ मिल रही हूँ जिन्होंने मुझे अपने आगोश में ले लिया है। मैं एक संपूर्ण का हिस्सा हूँ, मैं समाधिस्थ हूँ। मीन्स जो वो एक महसूस उनको हुआ होगा, वो हम सभी पर्यटकों को किसी न किसी क्षण, किसी न किसी मोमेंट पे वहाँ होता है, और वही शायद जो हिमालय की विशालता है, हिमालय की जो महानता है और भव्यता है, वो उसका परिचय है। तो आप इस तरह से अपने को प्रकृति के साथ समाहित होते हुए, उस अध्यात्म के साथ समाहित होते हुए, उस सुंदरता के साथ समाहित होते हुए अवश्य पाएंगे यदि आप इन प्रदेशों की, इन स्थानों की यात्रा करते हैं। किसी स्थान पर आप जाते हैं तो उसका इतिहास अगर जानते रहें तो आप उसको बखूबी से आपको अच्छा लगता है वहाँ। और उत्तराखंड का जो इतिहास है वो भी बहुत ही समृद्ध रहा है। बेसिकली इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक बहुत ही पुराना 7वीं सदी से 11वीं सदी तक का इतिहास है, जहाँ यहाँ कत्यूरी वंश का शासन था। वासुदेव कत्यूरी जी ने इसकी स्थापना की थी, और आज का जो बैजनाथ है वो इस वंश की राजधानी हुआ करता था। और कहते हैं कि अपने वैभव के समय में जो ये कत्यूरी वंश था उसका शासन नेपाल से लेकर अफगानिस्तान तक एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। तो उसके बाद 12वीं सदी में जब कत्यूरी वंश का अवसान होता है, चांद वंश इस क्षेत्र पर शासन करता है। रूपचंद जी यहाँ के बड़े शासक रहे हैं, और 13वीं सदी से 14वीं सदी तक फिर अलग अलग राजवंशों ने गढ़वाल और कुमायूं के अलग अलग क्षेत्रों पर यहाँ शासन किया। चांद वंश, जो पहले कत्यूरी वंश का शासन बैजनाथ हुआ करता था, चांद वंश के राजाओं ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया, और उसके बाद मुगलों के समय में ये चलता रहा। जब अंग्रेज आए तो नेपाल, एंग्लो नेपाल वार हुआ, और इस तरह से अंग्रेजों का प्रभुत्व इस क्षेत्र पर हुआ। और 19वीं सदी के प्रारंभ में सहारनपुर से लेकर मसूरी तक का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इस तरह से एक इतिहास समेटे हुए है वो यह क्षेत्र, जो आप महसूस करेंगे अगर पुस्तक आपके हाथ में आती है और फिर आप यहाँ पहुँचते हैं, तो आप उस धड़कन को, वो इस इतिहास की विरासत को जरूर महसूस कर पाएंगे। प्रमुख ये है कि जब आप जाएं तो ये केवल पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, वहाँ जीते जाते लोग रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 7वीं सदी से एक समृद्ध राजवंश और पूरी वहाँ की इतिहास रहा है वहाँ का। तो यहाँ के लोग जो है बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ही महान लोग रहे हैं इस धरती पर। मैं जिस एक नाम मैंने जिक्र करने का यहाँ प्रयास किया है, राधानाथ सिकदर जी ने। हम सभी एवरेस्ट का नाम हमने सुना है, माउंट एवरेस्ट, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और कहा जाता इसका नाम जो है सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। सर जॉर्ज एवरेस्ट भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। देहरादून में उनका ऑफिस हुआ करता था, और मसूरी में आज भी एवरेस्ट बंगलो है। अगर आप मसूरी जाएंगे तो एवरेस्ट बंगलो जरूर देखिए, वो बहुत ही
पर्वत के एक बिल्कुल घाटियों के एक तरफ चोटी पर स्थित वह सुरम जगह आज भी विद्यमान है। तो वो हुआ करते थे सर्वेयर जनरल, लेकिन सत्य ये है कि ये एवरेस्ट साहब, जॉर्ज एवरेस्ट जी कभी न तो ये माउंट एवरेस्ट गए और न तो इन्होंने उसकी ऊंचाई नापी थी। हुआ ये था कि सर जॉर्ज एवरेस्ट के बाद जो भारत के सर्वेयर जनरल जो बने थे वो कर्नल एड्रूड स्कॉट थे, और उन्होंने राधानाथ सिकदर जी को इस चोटी की ऊंचाई नापने का कार्य सौंपा था। बेसिकली उस समय माउंट एवरेस्ट को पीक 15 के नाम से जाना जाता था, और 1852 की बात है जब राधानाथ सिकदर जी ने इस महान चोटी की ऊंचाई नापी थी, और 1856 में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। तो बेसिकली बट अपने गुरु के नाम पे, क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट के समय उन्होंने सर्वेयर जनरल का ऑफिस ज्वाइन किया था, तो अपने उनके नाम पे इन्होंने उस चोटी का नाम जॉर्ज माउंट एवरेस्ट ही रखा। तो ये हमारी एक गुरुओं का सम्मान करने की, अपने लोगों के सम्मान करने की, जिससे हम कुछ सीखते हैं, वो यहाँ देखने को मिलती है। और राधानाथ सिकदर जैसे महान सर्वेयर्स की भी बात आपके सामने आती है, जिन्होंने उस समय में, उस कठिन समय में, आप समझ सकते हैं कि 1850 के आज से लगभग 170 साल पहले किस तरह से इन्होंने ये दुरूह कार्य किया होगा। तो उनकी विद्वता कह लें, उनका तकनीकी कौशल कह लें, ये काम उन्होंने बखूबी निभाया था। कोसानी की बात करता हूँ। कोसानी एक बहुत ही सुरम्य प्रदेश है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, और मुझे कौसानी प्रसिद्ध है। वैसे महात्मा गांधी यहाँ रुके थे, और गांधी जी ने अनासक्त योग नामक आश्रम में वो रहते थे, उन्होंने एक पुस्तक की रचना भी यहाँ की थी। और जो मेरा संबंध कोसानी से विशेष रूप से जुड़ा, वो हिंदी के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने प्रकृति की इन इन बातों को इतने सुंदर ढंग से हिंदी साहित्य में समाहित किया है कि वो हमारी धरोहर है, और आने वाले युगों तक हिंदी प्रेमियों को, साहित्य प्रेमियों को जो है प्रेरित करती रहेगी। मैं पंत जी की एक रचना पढ़ता हूँ, ये इस प्रेजेंटेशन में आप देख पा रहे होंगे। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो ये प्रकृति का सुरम्यता है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसके आगे सब कुछ छोड़ा जा सकता है। तो छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, प्रकृति माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, कैसे भ्रू भंगों से तेरे, विधवा दूं निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को। तो प्रकृति की जो सुंदरता है, उसके आगे सब कुछ बेकार है। और सुमित्रा नंदन पंत की बहुत सारी रचनाएं इसी ताजगी के साथ, इसी सुंदरता को समेटे हुए हैं। मेरा कार्यक्रम के माध्यम से भी ऐसे महान साहित्यकार को नमन है, और कोसानी की सुंदरता को ही मैं कहूँगा कि जिन्होंने सुमित्रा नंदन जी में इस तरह से प्रकृति प्रेम भरा था, उनके मन मस्तिष्क में, उनके सोच में, उनके साहित्य में, जो हम तक पहुंचा है। तो ये छोटी सी यात्रा है जो कोसानी की थी। और इसके आगे और भी प्रदेश हैं, जैसे मुंशियारी एक जगह है जिसको मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। तो वहां तक की यात्रा अगर आप करें, बहुत ही अच्छा स्थल है, जहां से आप पंचूला जो पर्वत श्रृंखला है, 5 चोटियां हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं। धारचूला है, उसके आगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, तो वो एक बढ़िया जगह है। तो ये सब जगहें हैं जहाँ कोई पर्यटक जा सकता है, जाते भी हैं, हजारों की संख्या में पर्यटक जाते हैं। बट आप अगर पुस्तक पढ़कर जाते हैं, उसके बारे में जानकारी लेके जाते हैं, तो आप उस चीज को अच्छी तरह से महसूस करते हैं, और उन ऐसे स्थलों की जहां आप जाके उसके जो एक भागदौड़ से हटकर उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये एक दृश्य है। मैं कुछ दृश्यों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए। आप महसूस कर पाएंगे कुछ मसूरी को, उत्तराखंड को, और इस पर्वतीय अंचल को।
ये जूनियर विंग जो लिखा है, ये ओग्रो स्कूल है। ये इंडिया का ओल्डेस्ट गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल है मसूरी में। इसको भारतीय रेलवे संचालित करती है। ओग्रो स्कूल नाम है। मुझे यहाँ रहने का सौभाग्य मिला। और ये सुंदर बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो 1888 की बनी है। एक पर्वतीय गांव का दृश्य है। मसूरी के पास का एक गांव है, चमासारी गांव। जब आप मसूरी से सहस्त्रधारा की तरफ जाते हैं तो इन गांवों के से होकर आपको गुजरना पड़ता है। मसूरी में जो बहुत सारी समाधियां हैं, सिमेट्रीज हैं, जो बहुत सारे बड़े लोगों की हैं। जॉन लॉन्ग जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े राइटर हैं, कहते हैं जिम कॉर्बेट की मदर की भी यहाँ समाधि है। तो वो समय जो मसूरी अंग्रेजों के समय में एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, उसके कारण बहुत सारे अंग्रेजों की समाधि यहाँ स्थित है। चर्च स्थित है। जब ब्रिटेन की महारानी उस समय 19वीं सदी में आई थी तो वो भी मसूरी गई थी। एडिनबर्ग ऑफ ईस्ट कहा जाता था मसूरी को। तो 1850 के आसपास एक बड़े साहित्यिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में मसूरी विकसित हो गया था। और बाद में भी यह क्रम चलता रहा। भारत की बात करें तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का एक प्रिय पर्यटक स्थल था। मोतीलाल नेहरू जी यहाँ जाते थे। और आपको एक तथ्य बताएं कि यहाँ माल रोड है। अगर आज अभी जाएंगे तो माल रोड से होके गुजरेंगे आप। उस समय भारतीयों को माल रोड पर जाने की परमिशन नहीं थी। और कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी माल रोड पर जानबूझकर जाते थे और वहां उन पर फाइन होता था और वो फाइन अदा करते थे, क्योंकि उस जो अंग्रेजों का रिस्ट्रिक्शन था कि यहाँ भारतीय नहीं जा सकते थे, उसको तोड़ने का उनका अपना तरीका था। तो ऐसे थे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और ये मसूरी से उनका लगाव था। ये एक दृश्य आप देख रहे हैं जो मसूरी के एक गांव का है। ये एरियल व्यू आप देख सकते हैं। पहाड़ों का जनजीवन बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, बट बहुत ही सुंदर है। बच्चों के लेकर जबरखेत जो नेचर रिसोर्ट है, वहाँ की एक ट्रेकिंग का दृश्य है। चौकोड़ी बहुत ही सुंदर है। यहाँ जो उत्तराखंड टूरिज्म कारपोरेशन का रेस्ट हाउस भी है। अच्छी जगह है जहाँ रहा जा सकता है। इसके आसपास ट्रैकिंग के बहुत ही अच्छे रूट्स हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। मैं देवलसारी का जिक्र कर रहा था, जहाँ जिसे बटरफ्लाईज का पैराडाइज कहा जाता है, तो वहाँ का एक दृश्य है। दून घाटी का दृश्य है। विशेष रूप से बरसात के बाद ऐसा लगता है कि सारे बादल जो है वो पूरे दून घाटी पर छा जाते हैं और आपको पूरा मसूरी से वो दृश्य बहुत ही मनमोहक हो जाता है। वो बादल आप देख पा रहे हैं, ये ओग्रो स्कूल से ही लिया है, ये दृश्य है मसूरी से कह लें तो। नीचे आपको पूरा दून घाटी जो दूर तक मसूरी से लगभग मेरठ या सहारनपुर तक दूर दूर तक का जो दृश्य है वो बादलों से ढका हुआ दिखेगा। जो ये एक स्वर्णिम रेखा वहाँ खिंच जाती है पूरे मसूरी में। कहते हैं कि जो ये है वो ये दृश्य जो है बरसात के बाद वहीं दिखता है, मसूरी में दिखता है, और एक स्विट्जरलैंड में ऐसा नज़ारा दिखता है। तो इस तरह के सुंदर दृश्य आप मसूरी में महसूस कर सकते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों में महसूस कर सकते हैं। विनोक टॉप है, देन शिखर फॉल है। ये शिखर फॉल बहुत ही पास है मसूरी के। एक बहुत ही निर्जन सा और अच्छा सा जगह है जहाँ जरूर ट्रैकिंग की जा सकती है। टिहरी लेक का दृश्य है और ट्रैकिंग करते हुए लोग आपको दिख रहे हैं। तो ये इस तरह से पुस्तक में जो दृश्य है वो बहुत ही संक्षेप में मैंने रखने की कोशिश की, बट निश्चित रूप से इसके माध्यम से आप उत्तराखंड को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपको जरा रोक रही हूँ सर, आपका जो प्रेजेंटेशन है ना वो दिख नहीं रहा है स्क्रीन में अभी। मैंने हो गया है प्रेजेंटेशन, तो स्टॉप शेयरिंग कर देता जो हूँ। तस्वीर हाँ शेयर कीजिए। नहीं, प्रेजेंटेशन खत्म हो गया मोतसी जी। ठीक है, ठीक है। सो आपने काफी डिटेल में उत्तराखंड के बारे में बताया और जो आपका विशेषकर जो एक्सपीरियंस रहा और जो कुछ ऐसी चीजें बताई जो जनरली टूरिस्ट नहीं जान पाते हैं, जैसे कितने आपने
फॉरेनर की नाम बताया जो कि वहाँ पे आए, माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया, और जो सर्वेयर जनरल थे एवरेस्ट उनके बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें जनरली आम जो टूरिस्ट है वो नहीं जानता है विशेषकर। तो आपने इसके बारे में बहुत अच्छा बताया, और जो डिटेल में आपने उत्तराखंड की हिस्ट्री भी बताई, जो उत्तराखंड के जो चीज़ें हैं, जो सबसे बड़ा चीज़ आपने जो बताया नेचर से कनेक्ट करता है। तो एक एक ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य प्राप्त है उत्तराखंड को, जो कि अ, ज़रूर पर्यटकों को आकर्षित करता है, और यहाँ काफ़ी मात्रा में पर्यटक आते भी हैं। और मसूरी, खासकर आपने मसूरी का ज़िक्र किया कि मसूरी में बहुत से ऐसे संस्थान हैं, इवन जो आपका ट्रेनिंग कॉलेज है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। तो काफ़ी चीज़ हैं जो कि मसूरी को ऐसे भी एक फ़ेमस डेस्टिनेशन बनाते हैं, और उसमें बहुत संभावनाएँ भी हैं। कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि उत्तराखंड में मौजूद है, जो कि आजकल का जो यंग जनरेशन है उनको आकर्षित करता है, वो है यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़। तो एडवेंचर एक्टिविटीज़ में यहाँ पे माउंटेनियरिंग है, स्कीइंग का एक बहुत बड़ा केंद्र है। औली में स्कीइंग का इंस्टीट्यूट भी है, और वहाँ पे स्कीइंग के कॉम्पिटिशन भी होते हैं। उसमें जो इंटरेस्ट रखते हैं स्कीइंग के, तो साल में काफ़ी भारी मात्रा में लोग आते हैं, जबकि बर्फ काफ़ी अच्छी जमी होती है। उस टाइम वहाँ स्कीइंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोर्स होते हैं। और इसके अलावा आपने अध्यात्म से जोड़ा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि यह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। 4 धाम है, केदारनाथ और बद्रीनाथ और ये सब ऐसी जगह हैं जो कि आस्था के केंद्र हैं, और यह पर्यटन को मतलब जोड़ते हैं इन चीज़ों से। तो अ, आपकी जानकारियाँ काफ़ी अहम रही इस क्षेत्र में, और जो चीज़ आपने बताया, जो भी आपका अनुभव रहा, और जो भी बुक के माध्यम से आपने लिखा है, शायद यदि आपकी बुक लोग पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा जान पाएँगे, और उनको उनको बिल्कुल। और भी जानकारी मिलेगी। सुमन जी, जो मसूरी जो पर्यटक जाते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए जाते हैं, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि मसूरी एक छोटे से इलाके में 7 किलोमीटर के स्क्वायर रेडियस में है, हुँ, लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो जो लिटरेरी सर्किल वहाँ रहते हैं। मोर देन 200 राइटर्स, 200 से ज्यादा जो साहित्यकार हैं वो हाँ, वहाँ रहते हैं। तो रस्किन बॉन्ड ओह! का नाम हम सबने सुना है, टॉम ऑल्टर हैं, स्टीफन ऑल्टर हैं, गणेश शैली जी हैं, बहुत सारे विद्वान साहित्यकार वहाँ रहते हैं। तो मतलब गणेश शैली, मेरा रस्किन बॉन्ड जी से जब वार्तालाप होती थी तो कहते थे कि ये दुनिया का ऐसा लोकेशन है जहाँ इतने कम एरिया में इतने ज्यादा साहित्यकार होते रहते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव चलिए। कॉलेज का जिक्र किया। जब आप हुँ, वही जब आप उस जगह के बारे में जानते हैं, ये हैप्पी वैली वैली का इलाका है बेसिकली। कभी बिरला ग्रुप ने इसको डेवलप किया था, और बाद में यहाँ जो है 1859 में जब दलाई लामा भी भारत आए थे, तो वो भी सबसे पहले इसी जगह पर आए थे। और उसी के आसपास अभी जो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है। तो आप उस निगाह से जब जानते हुए वहां जाते हैं तो आप एक अलग दृश्य देखते हैं, एक अलग ही आनंद की अनुभूति आपको होती है। बिल्कुल। और शायद आपको मसूरी में रहने की वजह से ही आपको प्रेरणा मिली कि आप एक बुक लिखें। हो सकता है ना? सुमन जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं स्कूल में था, बोर्डिंग स्कूल था। हुँ, मैं हुँ, प्रभावित हूँ। मैं जापान में एक पद्धति है सिनरिन योको, जिसका मतलब है नेचर बाथ। मतलब आप ओके। प्रकृति के बीच में रहें तो आप उसको महसूस करेंगे, आपके अंदर मानवीय गुण सहज ही डेवलप हो जाएंगे। और मैं उससे काफी जिसे कहते हैं उसमें विश्वास रखता हूँ। तो मेरा मानना था कि जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, मेरे विद्यालय के बच्चे हैं, वो इसको महसूस करें।
बहुत सारी चीजें आप पुस्तकों में नहीं पढ़ा सकते। जब आप उनको बच्चों को बाहर ले जाते हैं, प्रकृति के बीच में रखते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आप उनको कैसे सहयोग करना चाहिए, शेयरिंग कैसे करनी है, केयरिंग कैसे करनी है, वो आप मतलब सहज रूप से सिखा देते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं बच्चों के साथ ट्रैकिंग करता था, तो मैं किसी बच्चे को बोलता था कि आप बेटा यहाँ ये स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम है, आप यहाँ बैठ जाओ और केवल इसकी साउंड सुनो, मतलब जो कल कल की आवाज सुंदर से निकलती है, आप उस पर ही कंसंट्रेट करो। कोई बच्चा बैठ के केवल किसी चिड़िया की आवाज सुने, तो आप जो महसूस करते हो तो सेल्फ को एक्सप्लोर कर पाते हो। और वो मैंने कोशिश की कि वो बच्चों को मिले, छात्रों को मिले, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य होने वाले हैं, और उनके ही हाथों जो है भविष्य की विरासत और लिखी जानी है। तो वो उनमें जो मानवीय गुण है वो बहुत जरूरी है कि वो रच बस जाए, किताबों के माध्यम से नहीं, बल्कि उनकी आदत का हिस्सा बन जाए, उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। तो ये भी एक प्रयास रहा है। तो बेसिकली ये जो पुस्तक है वो एक एक्सपेरिमेंट भी है कि नेचर को टीचिंग से, लर्निंग से कैसे जोड़ा जाए। बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छा आपका योगदान रहा आज के सेशन में, और आज का मुझे लगता है कि आपके वक्तव्य का थीम यही होता है कि प्रकृति को एक्सपीरियंस करना। पर्यटक का एक उद्देश्य होना चाहिए कि प्रकृति को एक्सपीरियंस करे, उसका अनुभव करे, उसको आत्मसात करे अपने आप में। ये एक बहुत बड़ा मतलब आज का लेसन है। और मैंने देखा है कि ज़रूर ऐसे करते हैं लोग और जाते हैं, ये नहीं कि गए और एक दिन में देख के आ गए। वहाँ लोग रुकते हैं, उसको देखते हैं, वॉकिंग करते हैं, क्योंकि आजकल जो नेचर वॉक है या इवन ट्रेकिंग और इवन नाइट में आजकल कई जगह हो गया है स्टार गेजिंग का। आई थिंक वहाँ भी कुछ है, वहाँ पे प्रोविजंस किए गए हैं, तो स्टार बिल्कुल गेजिंग भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि वहाँ आप एक हाइट पे है, तो एक ओपन स्काई मिल रहा है आपको, और आपको हाइट से थोड़ा और अच्छा दिखता है। जैसे सेम चीज हमने लद्दाख में देखा था। तो जी। ये चीजें हैं जो कि पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा है, और उनको अच्छा अनुभव महसूस होगा। और जैसा कि आपने बताया, मुझे लगता है कि आजकल हम लोगों ने एक और इनिशिएटिव लिया है युवा टूरिज्म क्लब का। तो युवा टूरिज्म क्लब के बच्चों को मसूरी घुमाना चाहिए, जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ की बहुत कुछ उनको अनुभव करने को मिलेगा। और शायद उनमें से कुछ, जो जितना आपने बताया 200 वहाँ पे प्रोमिनेंट राइटर्स रहते हैं या रहे हैं, उनके जी लिए एक बहुत बड़ी चीज है, उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि वो भी आगे इस फील्ड में कुछ ट्राई करें, बिकॉज ये एक पैशन है। ये एक फुल टाइम प्रोफेशन हो ना हो, लेकिन एक पैशन है, और इस पैशन में आदमी जरूर कुछ कर सकता है। तो बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद पांडे साहब। बहुत कोई क्वेश्चन है? आई थिंक। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। बेसिकली वही कि जो युवा है ये बहुत प्रवृत्ति उनमें बढ़ी है अभी टूरिज्म की, और वो टूरिज्म को जैसा हम लोग बात कर रहे हैं उसी तरह से लेते हैं कि उसमें रचने बसने की बात कहती है। तो वो ट्रैकिंग सबसे अच्छा माध्यम होता है जब आप कम रिसोर्सेस के साथ बिल्कुल प्रकृति के बीच में रहते हैं, पैदल बिल्कुल। चलते हैं उन उन राहों पर, जंगलों के बीच में, उन ऊंचाइयों पर, तो आप बेसिकली हम्म। खुद को महसूस करते हैं। तो जब जैसे कहते हैं कि जब वो ऊंचाई पर चढ़ते हुए आपकी धड़कन जब तेज होती है, तो आप उसको खुद महसूस कर सकते हैं, मतलब आपकी धड़कन आपके कानों तक पहुंचती है, और ऐसे अवसर कम आते हैं। तो वो आपको प्रकृति का जो महसूस होना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और युवा पीढ़ी विशेष रूप से मैं उनका आह्वान भी करूंगा, उनको बताना भी चाहूंगा कि वो इसको एज ए हॉबी भी ले, जब भी मौका मिले वैसे स्थलों पर जाएं, और निश्चित रूप से देश को महसूस करें। अपना देश इतना विशाल है, विविध है और इतना सुंदर है कि एक एक जो कोना है वो अपनी अलग ही खूबसूरती लिए हुए है सुमन जी। वो बहुत खास है। अगर आप मुंशियारी जाएं तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी स्थान जो है उससे उसी के बराबर का या उससे अच्छा दृश्य वहां आपको देखने को मिलेगा। अब वो क्लीन एयर, अब वो जो है दृश्य जहां सामने बिल्कुल बर्फ की चोटियां आपके सामने होंगी, तो वो देखकर जो आप सीखते हैं, समझते हैं, वो आपके व्यक्तित्व को एक अलग ही लेवल पे डेवलप करती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा विस्तार से बताया इसके बारे में, और बहुत सारी जानकारियां दी।
So we are grateful to have you in our episode, and we are thankful to all our viewers and who will see on it on our channels, YouTube channels, and other things, and all our participants and NEGT and Geo event teams. So I thank you all for this today's special episode, and we will have many more episodes, and maybe in future we will invite Mr. Pandey also for something new insight on any destination of Uttarakhand or anything. So thank you very much, everyone. थैंक यू Thank सुमन you. जी, सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. नमस्कार। नमस्कार।